परम स्नेही साहित्यान्वेषी सुधीजनों, भाषा, साहित्य और संस्कृति के परिष्करण और संवर्धन के प्रति समर्पित संस्थान सिंहभूम जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन के यूट्यूब चैनल तुलसी भवन जमशेदपुर से जुड़ने पर मैं ब्रजेंद्र नाथ आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप इस चैनल पर तुलसी भवन द्वारा आयोजित कार्यक्रमों का ऑडियो वीडियो का प्रस्तुतिकरण देखते रहे हैं। कार्यक्रमों को यूट्यूब पर प्रकाशित करने का विचार तुलसी भवन के युवा ऊर्जावान राष्ट्रीय मूल्यों के प्रबल पक्षधर मानद महासचिव आदरणीय प्रसेनजीत तिवारी जी की परिकल्पना का प्रतिफल है। उसी कड़ी में प्रस्तुत है विगत 17 अप्रैल को आयोजित लोकमंच कार्यक्रम का प्रथम भाग। अखबार की कटिंग देख रहे हैं आप, प्रसेनजीत तिवारी जी जिन्होंने अध्यक्षता की और मंच संचालन वीणा भारती द्वारा केदारनाथ पांडे था और उन्होंने यह नाम अपने आप को स्वतः रखे थे, जो आज उन्हें सब कोई राहुल जी कह के संबोधित करता है। आज उन्हें भी हम लोग पुष्प अर्पित करेंगे और हमारे बीच अयोध्या सिंह हरिओम जी भी की आज जयंती है। इन तीनों विभूतियों को हम पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। वरदे वरदे वीणा वादनी वरदे प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे वरदे वरदे वीणा वादनी वरदे आठ अंधूर के बंधन सर काट अंधूर के बंधन सर बहार जननी ज्योतिर्मय निर्झर बहार जननी ज्योतिर्मय निर्झर कलुष भेद तम हर प्रकाश भर कलुष भेद तम हर प्रकाश भर जगमग जग कर दे वरदे वरदे वीणा वादनी वरदे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम, इनका जन्म 15 अप्रैल यानी कि आज से 2 दिन पहले ही उनका जन्मदिन था। 1865 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। नहीं लिखा है उनका जन्म आजमगढ़ जिला में है वो स्थान, उत्तर प्रदेश में वहाँ जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम भोलानाथ उपाध्याय और माता का नाम रुक्मिणी देवी। पता नहीं वो तो ब्राह्मण कुल के थे, लेकिन उनके पिता जो है भोलानाथ उपाध्याय वो सिख धर्म अपना लिए थे और इसीलिए उनका नाम भोला सिंह उपाध्याय बाद में हो गया था। और इसीलिए इनका नाम भी जो है तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम। 1882 ईस्वी में इनका विवाह हो गया। इससे पहले वो गांव के ही मिडिल स्कूल में फारसी माध्यम से पढ़ाई शुरू किए थे। बाद में हाई स्कूल करने के बाद जब कॉलेज में गए तो कुछ दिनों के बाद इनकी तबीयत खराब हो गई, बहुत अधिक तबीयत खराब हो गई, पढ़ाई छोड़ दिए। फिर गांव आ गए और गांव में ही उन्होंने संस्कृत, हिंदी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी इन भाषाओं का गहन अध्ययन किया। इतना गहन अध्ययन किया
कि इनकी भाषाओं पर बड़ी मजबूत पकड़ हो गई और फिर वे साहित्य खासकर के हिंदी में बहुत सी रचनाएं लिखने लगे। 1882 में इनका विवाह हो गया 17 साल की उम्र में, और 1884 ईस्वी में इनको एक सरकारी नौकरी भी लग गई, कानून गो पता नहीं हमको नहीं मालूम किस तरह का सर्विस होगा। और इस तरह से और ये 1832 में अवकाश प्राप्त करने के बाद ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अवैतनिक शिक्षक के रूप में 4-5 साल काम किए, करीब 1941 तक। इनकी रचनाएं ये खास करके खड़ी बोली में और ब्रज भाषा में लिखते थे। ये इनकी लिखी हुई एक प्रिय प्रवास जो खड़ी बोली में लिखी हुई है, उसको खड़ी बोली का महाकाव्य भी कहा जाता है, पहला महाकाव्य। बहुत विद्वान आदमी थे। इनकी कुछ रचनाएं जो हैं, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, करुणवीर, चौके चौपदे, रस कलश, बाल विलास, ये सब बहुत ही इनकी प्रमुख रचनाएं। एक ये उपन्यास भी इन्होंने लिखी थी, हिंदी का ठाठ, वो उपन्यास बहुत अधिक उसका नाम हुआ। इस तरह से हरिवंश जी बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान थे और इस हिंदी के इस महान विभूति को मैं सत प्रणाम करता हूँ। मंच को नमन करता हूँ। मुझे तोड़ो ना बन वाले और देना तुम उस पथ में मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाएगी जमीन। आज हम परम आदरणीय परम श्रद्धेय माखनलाल चतुर्वेदी जी की जयंती मना रहे हैं और सौभाग्य है कि बचपन से ही जिन्हें पढ़ते आ रहे हैं उन्हीं के विषय में किसी सभागार में कुछ भी कहना एक सौभाग्य होता है। दोस्तों, कई रचनाएं जिन्हें पढ़कर आज हम जो स्वतंत्र हैं, जिन्हें पढ़कर अनेकों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रगों में उबाल आ जाता था, जिनके कलम के नोक ने अंग्रेजों की नींव तक हिला डाली, जो कई बार जेल भी गए, किंतु कहा गया है कि कलम पे किसका पहरा रहा, और उन्होंने जेल से भी कई रचनाएं लिखी, समाज को एक दर्पण दिखाया। दर्पण यह कि हम गुलाम हैं, दर्पण यह कि गुलामी की जंजीरें क्या होती है, और एक सुनहरा भविष्य दिखाया कि अगर हम आजाद होते तो क्या होते। माखनलाल चतुर्वेदी साहित्य जगत का एक ऐसा नाम जिनके कारण छायावाद युग विशेष हो गया, जिनके कारण छायावाद युग विशेष हो गया था, और जिन्होंने अपने जीवन काल में कई काव्य, कई निबंध, कई कहानी संग्रह लिखा हो, उनके विषय में चंद मिनटों में कुछ कह पाना यूं कहें कि सागर को धुंध में समेटने के समान होगा, जो कि ना तो संभव है और ना ही जिसकी कल्पना की जा सकती है। फिर भी जहां तक संभव हो हम उन्हें जानेंगे, हम उन्हें पढ़ेंगे, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो माखनलाल चतुर्वेदी जी हमारे साहित्यिक अभिभावक या कहें तो साहित्यिक पूर्वज भी हैं। आज अच्छा लग रहा है कि ये सभागार उन्हें सुन रहा है, उनके जन्म महोत्सव को मना रहा है। अपने जीवन काल में उन्हें कई सारे पदवी सम्मान मिले, परंतु जहां तक मेरा एक सूक्ष्म मस्तिष्क समझ पाता है कि सम्मान वही जिसे जनमानस स्वीकार कर ले, और जिस मनुष्य ने पुष्प की अभिलाषा को भी अपने कलम में स्थान दिया हो, अपनी लेखनी में स्थान दिया हो, उनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ कहना सूरज को दीपक दिखाने के समान है। फिर भी कुछ जानकारियां जो मेरे पास हैं मैं आप सभी के साथ साझा कर रहा हूं। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म 4 अप्रैल 1889 को हुआ। वह सुनहरा दिन
जब माँ भारती ने एक विशेष पुत्र को पाया था, शायद जो माँ भारती को गुलामी के जंजीर से आजाद कराने के लिए आया। माखनलाल त्रिवेदी जी ने राष्ट्रीय कविताओं की रचना करके देश को जागृति का संदेश दिया। उन्होंने भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। उनकी एक प्रसिद्ध कविता एक पुष्प की एक फूल की अभिलाषा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की कामना का प्रतीकात्मक चिंतन है। काव्य रचना के साथ साथ उन्होंने कर्मवीर नामक पत्र का भी संपादन किया। इसके अलावा समय समय पर उन्होंने निबंध भी लिखे। प्रमुख रचनाएं। अभी मैं राहुल संकृत्यायन के बारे में आपके बीच में कुछ शब्द रख रहा हूँ। राहुल संकृत्यायन का जन्म 9 अप्रैल 1893 को आजमगढ़ के पंदाहा गांव में हुआ। मित्रों, जन्म बड़ा चीज नहीं होता है। पंदाहा आजमगढ़ में हुआ, जन्म से नहीं होता है। आदमी उसके कर्म और कृतित्व से जाना जाता है। पंदाहा आजमगढ़ इनका ननिहाल था और वहाँ इनका जन्म हुआ। लेकिन व्यक्तित्व इतना बड़ा हुआ कि इन्हें महापंडित कहा गया। बचपन में इनके नाना जो फौजी थे, ननिहाल में रहते थे, वहीं इनका जन्म हुआ था। इनके नाना जो फौजी थे, वो फौज की बहुत सारी वीरतापूर्वक कहानियाँ इन्हें सुनाया करती और साथ में बहुत से रहस्य भरी कहानियाँ भी और किंवदंतियाँ भी इन्होंने सिम रखी थी, जिससे जीवन को जीने के लिए और संसार को जानने के लिए इनके अंदर का जिज्ञासा जग उठा और ये बहुत कम उम्र में ही घर छोड़ के और संसार का वर्णन करना शुरू किया। सबसे पहले बनारस गए और खास बात ये रही कि एक बहुत बड़े भाषाविद थे, जहाँ गए वहाँ की भाषा सीखी। सबसे पहले वाराणसी गए, वहाँ आचार्य के सानिध्य में रहकर संस्कृत सीखा, प्राकृत सीखा। फिर कलकत्ता गए, कलकत्ता में बंगला सीखा। फिर कलकत्ता दोबारा गए, फिर कलकत्ता की संस्कृति, बंगला की संस्कृति के बारे में उन्होंने अध्ययन किया और फिर तिब्बत चले गए। तिब्बत चले के बाद फिर नेपाल चले गए, नेपाल के बाद फिर बर्मा चले गए और कई दिनों तक हिमालय में अज्ञातवास का जीवन जिया। और हिमालय में इन्होंने देखा कि कैसे जंगल के बीच में मनुष्य रहता है। और न सिर्फ इन्होंने साहित्य की रचना की, बल्कि बहुत गंभीर चिंतन भी किया दर्शन शास्त्र के। फिर बौद्ध धर्म में इनकी रुचि जगी और श्रीलंका गए। श्रीलंका से फिर चीन गए और सोवियत रूस इनकी बहुत बड़ी कर्मभूमि बनी। सोवियत रूस में जाके इन्होंने वहाँ की जो विचारधारा थी, तत्कालीन विचारधारा, पाँव मार्ग, उससे भी प्रभावित हुए। लेकिन वो कहा जाता है ना कि शेर को बांध के नहीं रख सकते। राहुल संकृत्यायन इतने बड़े भाषाविद थे कि जिस भोजपुरी मिट्टी में जन्म लिए, लेकिन जिस देश में गए उस देश की भाषा सीखी, वहाँ की संस्कृति में रचे हुए। लेकिन मूल रूप से इन्होंने हिंदी के लिए काम करना शुरू किया और इनकी रचनाएं अप्रतिम हैं। मैं रचनाओं में कुछ का नाम ले रहा हूँ। इन्होंने घुमक्कड़ शास्त्र लिखा और कनैला की कथा, बहुत ही सुंदर कहानी की किताब है। और सिंह सेनापति, भागो नहीं दुनिया को बदलो, रूस में 25 मास, इनकी अप्रतिम कृतियां हैं। नए भारत के नेता और 150 से ज़्यादा इन्होंने किताबें लिखी हैं अपने जीवन में। लेकिन गंगा से वोल्गा तक इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। गंगा से वोल्गा में ये दिखाया गया है, वोल्गा नदी रूस में बहती है और गंगा भारत में बहती है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे मनुष्य का जो जीवन है भारतीय समाज है और कैसे दुनिया का समाज पहले मातृ प्रधान था, स्त्री प्रधान था और धीरे धीरे फिर पुरुष प्रधान होते गया। उसमें इन्होंने रूस के किनारे जो नदी के किनारे जो शहर बसे हुए वहाँ के भौगोलिक दृष्टिकोण से कहानियाँ लिखना शुरू की और भारत में उसका विसर्जन किया। राहुल जी को बौद्ध धर्म से इतना लगाव था कि बौद्ध धर्म की पांडुलिपियों को उस युग में आप कल्पना करेंगे कि 19वीं सदी में जिस समय साधन कुछ नहीं था, खच्चर पे लाद के, गधा और खच्चर पे लाद के वहाँ से पांडुलिपियाँ वो लेके आए, तिब्बत से लेके आए और उन पांडुलिपियों को आज पटना के संग्रहालय में, पटना के म्यूजियम में जो भोजपुरी के और हिंदी के बड़े साहित्यकार हुए हैं, उन्होंने राहुल का संघर्ष नाम का एक इनके जीवन पे उनकी जीवनी लिखी जो बहुत बड़ी बात थी। और हिंदी के बड़े साहित्यकार प्रभाकर मांझवे भी इनकी जीवनी लिखे हैं।
एक बहुत बड़ा सम्मान होता है कि साहित्यकार का जीवन कोई साहित्यकार लिखे। तो साहित्यकार का जीवनी प्रभाकर मांझवी जी ने लिखा। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मैं बहुत ही मेरी बहन रीना पांडे ने आज जो आमंत्रित किया और बोलने का मौका दिया, दिल से आभार करता हूँ। आपके साथ प्रस्तुत करूंगी। वैसे तो मैं कई मंचों से जुड़ी हुई हूँ और हमेशा अपने लेखन देती हूँ, लेकिन आज पहली बार प्रस्तुत करूंगी, तो गलती हो तो भी ताली मारिए। अगर अच्छा गीत के रूप में तो नहीं है, एक प्रसंग है, जैसे भोजपुरी में मैं आपको प्रस्तुत कर रही हूँ। आइल बानी रौरे खातिर घर दुआर छोड़ के, काहे रौरा जातानी जीना हमरा तोड़ के, दिखत नहीं है रउआ का हमरा अखियाँ के डोर, रुक जाई कहतनी कोई दिन तनी भोर, रौरे संग जुड़ल बा हमरा जिंदगी के डोर, का भइल हमरा से तनी रवा बताई जी, चुपचाप मुड़ी गाड़ के हमरा ना सताई जी, जितना रउआ हमरा कहनी ओकरा से बेसी समझनी, नीचे तनी मानी रउआ से हम छुपैनी, छठी के कृपा से बोध हमर भरल बा, यह एगो बात रउआ से लागता नहीं पचता, फुलौले बानी रहुआ हूँ ओकर जोड़ी हम मनाई, सुन ली हमरो बात कि लड़का के ना गवाई, कि लड़का के ना गवाई। एक हिंदी की गरिमामयी उपस्थिति को प्रणाम करते हुए मैं पूनम महाजन आज आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ और परिचय में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, पूर्व रेडियो जॉकी रह चुकी हूँ और मनसी कवित्री हूँ और ये मेरा आज तक का सबसे बड़ा हासिल है। और आज के इस प्रणम्य संध्या पर आमंत्रण के लिए आदरणीय वीणा जी को, उपासना जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और क्योंकि संबलपुरी भाषा में एक रचना है मेरी और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा अध्याय, बहुत बड़े अध्याय की शुरुआत हुई है, क्योंकि आज तक मैंने कभी संबलपुरी का मतलब कविता लिखी नहीं, ना सुनाई नहीं। कारण यह भी रहा क्योंकि ये भाषा बहुत उपेक्षित रही है। और कुछ अपनी भाषा के बारे में बताना चाहूंगी। जैसा हम लोग जानते हैं, सभ्यताओं का उद्भव नदियों से और साहित्य का उद्भव भाषा प्रेमियों से होता है। और अपनी उस सुवासित भाषा के बारे में साझा करने को इसलिए इच्छा हुई क्योंकि ये भाषा जो है ये उड़ीसा की जो महानतम नदी है, जिसका नाम महानदी है, उसकी तराई में इसका उद्भव हुआ। आप लोग शायद सुनते आए होंगे रोमावती की या ए पान वाला बाबू, ये संबलपुरी भाषा से है, लेकिन इस भाषा को मान बहुत देर से और बड़ा गर्व महसूस करती हूँ ये कहते हुए कि जब आदरणीय गंगाधर नाथ जी जो बरगढ़ से हैं, उन्हें जब पद्मश्री से नवाजा गया, तब लोगों को ये पता चला कि संबलपुरी या कौशली नाम की एक भाषा भी होती है जिसे जीवित रखने के प्रयास में हम जैसे लोग हैं और वो लोग हैं जो वाकई साहित्य के संरक्षण और संवर्धन का ध्यान रखते हैं। हालांकि ये गीत तो नहीं है, लेकिन हमारे पश्चिम उड़ीसा या मैं उड़ीसा में ये कहूँगी कि हम लोगों में एक परंपरा है और कि हम लोग प्रेम कहानियों को, ईश्वरीय प्रेम कहानियों को हम लोग अपनी आवाज देते हैं। तो ये जो कविता मैंने रची है, ये एक कवित्री के शुद्ध मन से लिखी गई है, लेकिन एक बहुत आशावादी कविता है क्योंकि ये उस प्रेम कहानी के बारे में है जिस प्रेम कहानी के बारे में बहुत कम लिखा गया, बहुत कम पढ़ा गया और हम bच्चों को बहुत कम बताया गया। और मेरी कविता का शीर्षक है अग्नि और स्वाहा। स्वागत है। अग्नि और स्वाहा, जहाँ तक मैं जानती हूँ, थोड़ी बहुत जानकारी है, आप लोगों से और सीखने की उम्मीद में हूँ कि अग्निदेव सनातनी समाज के उद्धार के लिए जो ये कदम उठाया गया था उनके ब्याह का, वो आज तक हम लोग करते। उनके पास से खाने तक को कुछ नहीं था, यहाँ तक कि पृथ्वीलोक से भी जो भविष्य उनको भेजा जा रहा है और फिर वो जो था वो हम लोग देवताओं को अर्पण कर पाते थे। तो अब ज्यादा समय न लेते हुए कविता की ओर बढ़ती हूँ। कविता का शीर्षक एक बार फिर कह रही हूँ, अग्नि और स्वाहा। के लखला भूमि आकाश, के लखला भूमि आकाश, के लखला नद सागर, के लखला कागज कलम, के लखला दिनौरा, के लखला भूमि आकाश, के लखला नद सागर, के लखला कागज कलम, के लखला दिनौरा, के कांज ने लखी, हे कांज ने लखी अग्नि और स्वाहा रसान, कांज मन नहीं पड़न से माने जनता देह कुसांस। कवित्री अपने प्रिय से अनुरोध कर रही है, सुन छगो प्रिय वरो, सुन छगो प्रिय वरो, जदि लेखबो तुम्हें तो लेखी थी वो अग्नि और स्वाहार प्रेम कथा। तुम्हें लेखबो करतो
भावेर सुसज्जित दायित्व बंधित সেই প্রেম কথা যে করলা সৃষ্টির উদ্ধার। তুমি লেখব সেই প্রেম যজ্ঞ, তুমি লেখব সেই প্রেম যজ্ঞ যে পরম্পরা সংস্কৃতিকে নূଆ জীবন দান দেলা, যে ধর্ম और कर्म रे स्त्री पुरुषर सहभागिता के मान देला। सुनो मोर जीवन धन, जीवन धन जिसे हम लोग कहते हैं मतलब ज्योति प्रिय होते हैं, जीव आत्मा के धन। सुनो मोर जीवन धन लेखी थी वो मोर लागे, सुनो मोर जीवन धन लेखी थी वो मोर लागे से अनुभव प्रेम कथानी कि आसंत जन्म रे अगले जन्म में कि आसंत जन्म रे तुम्हें हेबो मोर अग्नि रजा, तुम्हें हेबो मोर अग्नि रजा और मुई हेमी तुमर स्वाहा रानी। और हाथ जुड़ी करी मांगी थीबो गुटे ही चाहनी, और हाथ जुड़ी करी मांगी थीबो गुटे ही चाहनी कि अग्नि रो स्वाहा रो लेखे हो, कि अग्नि और स्वाहा रो लेखे हो। अमर भी प्रेम कहानी, अमर भी प्रेम कहानी, अमर भी प्रेम कहानी। सबों को नमन करते हुए मेरी ओर से सबों को जोहार। मैं जोबा मुर्मू संथाली भाषा से बिलोंग करती हूँ और मैं एक संथाली में कविता कहूँगी और यदि आपका आज्ञा हो तो एक गीत भी गाऊंगी। जरूर। गीत या कविता? थोड़ा सा सजेस्ट मैं बता देती हूँ। पहाड़ों की तलहटी में खेती की रक्षा करते हुए दिन रात तुम पहाड़ जंगलों में ही रहते हो बेलू। पशु पक्षियाँ तुम्हारे घनिष्ठ मित्रगण, फल मूल तुम्हारे भोजन, बनाम बांसुरी के सुर ताली तुम्हारे हमसफर। दिन में तुम रहते पक्षी कलरव के संग, रात में रहते हो बाघ शेर भालू के संग। देवी देवता तुम्हारे संग संग में हमेशा देखते रहते। शानदानी तो तुम्हें देखने आती, प्यार की भाषा से हृदय तापती, इसीलिए तो कड़ी धूप में भी वृक्ष की छांव जैसा महसूस होता। यही गीत का मूल है। जय गणतु बोरुलो तमरे जारा राम होरो या बिदु सिंगे सिनी सिंगे निदा बिदु बुरु हारारे मेताए सिंगे सिनी सिंगे निदा बिदु बुरु हारारे मेताए सिने मेताए निचे चिप्रू सानी दमताए ने कोलो बानासा लीट गोसागे सारा बेड़ागे आमे येले मेताए लीट गोसागे सारा बेड़ागे आमे येले मेताए जेड़े चिप्रू मागाते जोटा तमजो बिली मादा कौतुता तिरिया बाना माजूरी जोटा तमसेरी निरागे गाते तिरिया बाना माजूरी जोटा तमसेरी निरागे गाते चंदन गे सेरे हिरी में बीदू सिबिली रोड़ते जीवी दुराड़े सी तुम लाला रे हो बीदू सेरे ये लेकागे में सी तुम लाला रे हो बीदू मोलू लेकागे में धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए हार्दिक आभार। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी वीडियो के अगले भाग में, भाग 2 में जल्दी ही मिलते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।